गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका मेरे वीडियो पर पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने पेंशन से संबंधित आयकर के प्रावधानों को देखा था। इस वीडियो के अंदर हम अर्जित अवकाश वेतन से संबंधित आयकर के प्रावधानों को देखेंगे। देखिए अर्जित अवकाश क्या होता है। अर्जित अवकाश वेतन धारा 10 उपधारा 10AA के तहत अर्जित अवकाश वेतन से आशय ऐसे वेतन से है जो किसी कर्मचारी के अवकाश नहीं लेने पर उसके बदले में मिलता है, अर्थात नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रति वर्ष ऐसे अवकाश भी प्रदान करती है जिसके बदले में कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, बशर्ते हैं कि उसने अवकाश का उपभोग नहीं किया हो अथवा सेवानिवृत्ति पर जितना अवकाश शेष रहता है उसके अनुसार भुगतान किया जाता है। सामान्यतः अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के वेतन का भुगतान सरकार करती है। उससे ज़्यादा का किसी के पास अर्जित है तो नहीं करती है। इसलिए कर्मचारी सामान्यतः 300 से ज़्यादा नहीं रखता और शेष का उपयोग वो प्रतिवर्ष करता रहता है 300 से ज़्यादा होने के बाद। देखिए क्या प्रावधान है आयकर से संबंधित। उसमें अर्जित अवकाश वेतन पहला है, सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश के बदले में राशि मिलती है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा सेवा में रहते हुए प्रति वर्ष उस अर्जित अवकाश के बदले में राशि प्राप्त कर ली जाती है या बाद में कभी प्राप्त की जाती है तो प्राप्त राशि आयकर प्रावधानों के अनुसार आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यानी कि वो इनकम जो उसको सेवा में रहते हुए मिली है अर्जित अवकाश के बदले में टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। सेकंड, सेवा से अवकाश या त्याग पत्र देने पर अर्जित अवकाश से बदले में राशि। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर कोई राशि मिलती है या उसने त्याग पत्र देकर सेवा से निवृत्ति ली है तब भी उसको यदि अर्जित अवकाश की वेतन की राशि मिलती है तो वो निम्न राशि तक कर मुक्त होगी। कैसे राशि देखें। सरकारी कर्मचारी की दशा में केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को अर्जित अवकाश के बदले में जो राशि मिलती है वह कर मुक्त है। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को यदि लीव केस इंक्रीमेंट सैलरी मिलती हैं तो वो कर मुक्त हैं। गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसमें स्थानीय सत्ता एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं, एक गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में अर्जित अवकाश के बदले में जो राशि मिलती है वह निम्न में से सबसे कम तक कर मुक्त होगी। कौन सी है देखिए। पहला, अर्जित यानी अवकाश से ठीक पूर्व यानी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व 10 माह के औसत वेतन के आधार पर अधिकतम 10 माह के बराबर राशि, अथवा सेवा अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर राशि, अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 3 लाख की राशि, अथवा वास्तव में प्राप्त राशि। जो चारों में से सबसे कम राशि होगी उसकी आयकर के प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। कुछ वर्ड आए थे मान्य अवधि। मान्य अवधि से अभिप्राय क्या है। कर्मचारी की सेवा के प्रति वर्ष पर 30 दिन तक का अवकाश मान्य है। 30 दिन प्रति वर्ष यदि उसको 35 दिन का मिलता है तो वो स्वीकार नहीं होगा। अधिकतम 30 दिन का ही प्रति वर्ष का अवकाश मान्य होगा। वेतन से आशय, वेतन में निम्नलिखित शामिल होंगे। मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन है, कर्मचारी द्वारा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन की राशि प्राप्त करता है तो उसको भी शामिल किया जाएगा वेतन के अंदर। उसके अलावा कुछ ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। एक से अधिक नियोक्ताओं से अवकाश पर वेतन। यदि कर्मचारी को एक ही वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से अर्जित अवकाश का वेतन मिलता है तो ऐसी दशा में भी छूट की अधिकतम राशि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी। यानी कि किसी कर्मचारी अधिकतम केंद्र सरकार द्वारा 3 लाख की छूट देती है। ऐसे नहीं, कर्मचारी दो व्यक्तियों से प्राप्त करता है अर्जित अवकाश की 2 जगह काम करके या तो उसको
ऐसी दशा में 3 लाख से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो एक के भी 3 लाख की ले ले, दूसरे से भी 3 लाख की ले, नहीं, दोनों को मिलाकर 3 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं देंगे। यदि किसी कर्मचारी को पूर्व नियोक्ता से पूर्व में अर्जित अवकाश का वेतन में जितनी छूट मिल चुकी है एवं वर्तमान नियोक्ता से भी अर्जित अवकाश का वेतन मिलता है, तो ऐसी दशा में से जितनी छूट बाकी है अब वही प्राप्त होगी। मान लीजिए किसी नियोक्ता से उसने पूर्व में 2 लाख की छूट ले चुका है और अब वर्तमान नियोक्ता से भी अर्जित अवकाश का वेतन मिलता है, तो ऐसी दशा में अब उसकी छूट की राशि सिर्फ 1 लाख रुपये ही होगी या जितना होगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना हमें। चार्ट के माध्यम से भी समझाया गया है इनकेसमेंट सैलरी को, किसको क्या मिलेगी, टैक्सेबल किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, किस प्रकार से एज पर रूल से, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। एक प्रश्न को देखिए। श्रीकांत मित्तल was manager in a company. He sought premature retirement from service on 1st November 2020. After completing 25 years service from 1st August 2019, his pay scale was 18,000, yearly increment 900 to 24,300, and he was getting DA of 1,800 per month, which was treated as salary for the purpose of retirement benefit. He had 7th month earned leave to his credit, जिसके अंदर on the basis of 30 days per year, which was approved. Hence, he has paid 1,32,300 as salary, 12,600 as DA. Compute the amount exempted regarding encashment of earned leave for assessment year 21-22. If he joined another company on 1st January 2021 at the 2,500 per month. Now look how to solve this question. First condition, he is a non-government employee, तो उसके 4 कंडीशनें देखनी पड़ेगी हमें। फर्स्ट क्या देखें, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट, सैलरी at the rate 18,000 per month for 7 months by 20 to July, 80,900 for 3 months August 20, 56,700 and DA for 10 months 18,000. Total 10 months salary is 2,07,000. Now एवरेज सैलरी 10 मंथ के लिए निकालें तो एवरेज सैलरी 2,100 divided by 10 equal to 20,070. Now list of the following will be exempted. Salary for 10 months on the basis of average salary equal to 2,700,000. Second, salary for 7 months on the basis of average salary 1,40,490, यानी कि 20,717 मल्टीप्लाई 7. थर्ड, मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट 1,44,900. Hence 1,40,490 would be exempted under section 10 subsection 10AA. इस प्रकार से हम अर्जित अवकाश के वेतन की गणना करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम क्षतिपूर्ति से संबंधित आयकर के क्या प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।